अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकोचिएक्टिसिस। ठीक है, ये सीओपीडी की एक टाइप है और इसको हमारे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, जब भी आपके पास ब्रोंकोचिएक्टिसिस को कोई भी पेशेंट आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको सीओपीडी की सिम्टम्स देगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ होगी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होगा, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम के दरमियान जो रेशियो है वो कम होगी। अगर इन चीज़ों का आपको नहीं पता तो मैंने प्रीवियस वीडियो को डिस्कस किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को डिस्कस किया था, तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकोचिएक्टिसिस का जब भी पेशेंट आएगा, एक तो आपको सीओपीडी की सिम्टम देगा और सेकेंडली आपके पास ये कहेगा कि उसके माउथ से बैडेस्ट स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग आती है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपके पास सीओपीडी की सिम्टम देके और फिर कहे कि फाउल स्मेलिंग आ रही है उसके माउथ से, तो आपने सिंपली आंखें बंद करके आपने लगा देना है दिस इज़ अ ब्रोंकोचिएक्टिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, मोस्टली लोग जो हैं वो अस्थमा और ब्रोंकोचिएक्टिसिस के दरमियान कंफ्यूज होते हैं। तो जो अस्थमा होता है उसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। अभी इसके अंदर दो पॉइंट है, एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है, इसको हम इम्यूनोलॉजी के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, और सेकंड थिंग ये है कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अस्थमा के अंदर जो है वो जो रिवर्सिबल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बट वो अगेन जब वो हाइपर सेंसिटिविटी या जिसकी वजह से कि जिस काज की वजह से अस्थमा हो रहा होता है वो काज को हटा दिया जाए तो वो प्रॉपरली फिर ठीक हो जाते हैं। बट ब्रोंकोचिएक्टिसिस में क्या होता है, अस्थमा में कंस्ट्रिक्शन हो रही है ब्रोंक्यूल्स की और ब्रोंकोचिएक्टिसिस में डायलेशन हो रही है। जो अस्थमा है वो रिवर्सिबल कंडीशन है, बट जो ब्रोंकोचिएक्टिसिस है ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, परमानेंटली डायलेट हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स परमानेंटली डायलेट हो गए। ठीक है, फिर इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, जो मेन चीज़ है काजेज़ ये हो सकती हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बच्चों में है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस इज़ द मेन काज। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या चीज़ है, देखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, बॉडी के अंदर एक जीन होती है जिसको कहते हैं CFTR जीन। CFTR जीन की वजह से हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये पीट्स का एक प्रॉपर टॉपिक है, इसको हम उधर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये याद रखें CFTR जीन है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। इसकी वजह से हमारे जो भी ल्यूमन होता है, फॉर एग्जांपल वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, वो पेंक्रियाट की डक्ट्स का ल्यूमन है, वो इसके अलावा जो है डिफरेंट ल्यूमन्स, फॉर एग्जांपल हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक का ल्यूमन है, ये जो भी ल्यूमन है उन ल्यूमन्स के अंदर फ्लूइड्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जो है यहाँ से इधर मूव करता है कुछ हद तक। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड्स वगैरह है वो कम हो जाते हैं और उसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है, और उस ल्यूमन के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल GIT है तो उसके अंदर जो फूड मूव कर रही होती है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट्स हैं तो उसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस जो मूव कर रहा होता है वो मूव कम, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। ठीक है, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो एंजाइम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो फ्लूइड बाहर से मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस से उन डक्ट्स के अंदर आना होता है या ल्यूमन के अंदर आना होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं या फूड होते हैं वो प्रॉपर्ली आगे मूव नहीं कर पाती। ठीक है, सिंपली इतना याद रखें फिलहाल के लिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इस कंडीशन में परमानेंट डायलेशन कर देगा, ब्रोंकोचिएक्टिसिस वाली कंडीशन में लेके जाएगा और हमारे पास जो फ्लूइड है वो प्रॉपर्ली इंटर नहीं हो पाएगा ल्यूमन के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ब्यूटीफुल मेन काज। ठीक है, नॉट ब्यूटीफुल बट मेन काज। सेकंड काज क्या है, कार्टिगनर सिंड्रोम। कार्टिगनर सिंड्रोम, ये जब आप रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे, जब आप कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे और अभी आप रिस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, तो ये तीनों चीज़ों में आपको कार्टिगनर सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये क्या चीज़ होता है, देखें, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक है तो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या चीज़ होती है, एक होता है डेनी ड्रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ब्रोंक्यूल मैंने बनाया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से ना सीलिया होते हैं।
सीलिया क्या काम करते हैं, बाहर से कोई भी आने वाला पैथोजन वो यहाँ पे म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाता है, ठीक है, इसके दरमियान होता है म्यूकस, ठीक है, म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाता है। सीलिया क्या काम करते हैं, इसको मूव कर करके आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से जो पैथोजन आ रहे होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एक फीमेल प्रेजेंट करती है, उसको कहती है कि उसको एमिनोरिया है, मतलब उसके मेंसेस वगैरह नहीं आ रहे। उसके बाद सेकंड बात आपको करती है कि उसको रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होती हैं। और फिर हमारे पास जब एक्सरे किया जाता है तो उस पर हम देखते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तो आप का जो डायग्नोसिस बनता है वो है कार्टिगनर सिंड्रोम। जो भी मैं इस तरह के क्वेश्चन बोलता हूँ उनको आप लिख लिया करें, ये बाद में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जब आप डिफरेंट बार इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कार्टिगनर सिंड्रोम का पेशेंट किस तरह आएगा, फीमेल आएगी, क्या है कि एमिनोरिया हो रहा है, उसके अंदर डेक्स्ट्रोकार्डिया है और रिकरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस कहेगी, ठीक है। कार्टिगनर सिंड्रोम की पैथोलॉजी क्या है कि उसके अंदर सीलिया एब्सेंट होते हैं। जब सीलिया एब्सेंट होते हैं तो बार बार रिस्पिरेटरी ट्रैक से जो भी पैथोजन आ रहे होंगे वो वहीं पर रहेंगे और उसकी वजह से इन्फेक्शन काज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एमिनोरिया क्यों होता है और डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों होता है, इनको हम कार्डियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो कार्टिगनर सिंड्रोम इज एन अदर कॉज फॉर ब्रोंकोचिएक्टेसिस, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज ये है कि कोई भी किस्म का ट्यूमर हो सकता है, ठीक है। ट्यूमर हो सकता है या फॉरेन बॉडी जो है वो आकर अटक सकती है हमारे मतलब ब्रोंक्यूल्स के अंदर रुक जाती है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है, ट्यूमर या हमारे पास कोई भी फॉरेन बॉडी, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हैं वो यूएसएमएल फर्स्ट एड पे नहीं लिखी हुई, आपने लिख लेनी है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो पैथोमा वगैरह भी हैं और इसके अलावा जो है डिफरेंट और नोट्स वगैरह भी हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो आपने जो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो यूएसएमएल पे नहीं लिखी हुई वो अपने साथ साथ लिख लेनी है, ठीक है। तो सीन क्या है, सीन ये है कि कोई भी किस्म का ट्यूमर होगा या कोई भी फॉरेन बॉडी होगी वो अगर इसके अंदर अटक जाएगी या रुक जाएगी हमारे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायलेशन हो चुकी है ऑलरेडी ब्रोंकोचिएक्टेसिस में, तो इस वजह से जो है हमारे पास इन्फेक्शन होने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि किसी किस्म का भी इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के पैथोजेंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सारा का सारा ब्रोंकोचिएक्टेसिस की आपके पास सिम्टम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक पैथोजन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एस्परजिलस। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ASPERGILLIUS, ठीक है। तो ये जो है पैथोजिन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड पे भी लिखा हुआ है, पैथोमा पे भी लिखा हुआ है, ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। तो ये है हमारे पास सिंपल सी चीज़ें। अभी आप कहेंगे ये सारी की सारी काजेज तो हमने डिस्कस कर ली, बट इसके अंदर सिम्टम्स आपने बताएं कि नहीं कि सिम्टम्स क्या आती हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फाउल स्मेलिंग इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक सिम्टम, ठीक है। देन आपके पास एसओबी की सिम्टम दे देगा। एसओबी क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। इसके अलावा आपको कफ की सिम्टम देगा, ठीक है। कफ तो आएगी बट उसके अंदर स्पूटम बहुत कम आएगा क्योंकि डायलेशन हो चुकी है और जो भी स्पूटम है वो वहीं पे ट्रैप होता जा रहा है। आपको पता है कार्टिगनर सिंड्रोम है, ठीक है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, इसके अलावा जो है आपके पास हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ठीक है। हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है, हाइपोक्सीमिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपरली नहीं जा पा रहा एल्वियोलाई तक, ठीक है, क्योंकि रास्ते में जो ब्रोंक्यूल्स है उनकी डायलेशन हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे कि कार्डिक पल्मोनेर हो सकता है या इसके अलावा अमाइलोइडोसिस हो सकता है, ठीक है। अभी कोर पल्मोनेल हो सकता है, कोर पल्मोनेल अभी क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि लंग्स की वजह से हमारा जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसका फेलियर हो जाना, इसको हम कोर पल्मोनेल कहते हैं, ठीक है। और सेकंड कॉम्प्लिकेशन मैंने क्या बताई, अमाइलोइडोसिस, ठीक है। अमाइलोइडोसिस ये कंडीशन होती है, माइलोडोसिस,
जिसके अंदर किसी भी किस्म की प्रोटीन तो प्रोडक्शन तो हो रही होती है, लेकिन वो अबनॉर्मल प्रोटीन होती हैं, तो वो सेल से बाहर नहीं जाती। जो जिस टिश्यू के अंदर प्रोटीन्स की अबनॉर्मल प्रोटीन्स बन रही होती हैं वो उसी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम कहते हैं अमाइलोइडोसिस, ठीक है। और जो हमारे पास ब्रोंकोचिएक्टेसिस है, इसके अंदर सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस होगा। सेकेंडरी का क्या मतलब है, किसी और डिजीज़ की वजह से हमारे पास अमाइलोइडोसिस हो रहा है, ठीक है। इसके कंडीशन क्या है, प्रोटीन्स जो है वो एबनॉर्मल होती हैं, सही नहीं होती, वो सेल से बाहर नहीं जाती और वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसको ऐसे इस तरह एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्ट्री है, वो एक अच्छी चीज़ें बना रही है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती तो वो उसको कैसे करती है, एक स्टोर में साइड पे रख देती है, ठीक है। सेम यही चीज़ हो रही है अमाइलोइडोसिस में कि प्रोटीन्स बन रही होती हैं सेल के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल वो अच्छी नहीं बनी या वो अच्छी नहीं बन रही, उसकी जीन के अंदर म्यूटेशन है या किसी किस्म का भी कोई इशू है, तो वो क्या करेंगे, जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स हैं उसी टिश्यूज़ के अंदर साइड पे रखना शुरू कर देंगी। एक वक्त आएगा वो बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाएंगी, ठीक है। इस जो साइड पे रखने की कंडीशन है इसको हम अमाइलोइडोसिस कहते हैं। अगर किसी और कंडीशन की वजह से, फॉर एग्जांपल एक तो प्रोटीन खुद से सही नहीं बन रही म्यूटेशन की वजह से, या किसी डिजीज़ की वजह से अगर प्रोटीन सही नहीं बन रही, तो हम उसको कहेंगे सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली ब्रोंकोचिएक्टेसिस का टॉपिक। होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आंसर करूंगा, ठीक है। मैं इसको एक कंप्लीट रिवीजन कर देता हूँ शॉर्टली, ताकि आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से क्लियर हो जाए। हमने स्टार्ट किया ब्रोंकोचिएक्टिस में बेसिकली हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो कहेगा उसके मुँह से फाउल स्मेलिंग आ रही है, ठीक है, बहुत बुरी स्मेल आ रही है। उसके अलावा जो हमारे पास पैथोलॉजी है वो ये है कि ब्रोंकोचिएक्टेसिस में जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो परमानेंट डायलेट हो जाते हैं। इसकी काजेस क्या हो सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है, कार्टिगनर सिंड्रोम हो सकता है। कार्टिगनर सिंड्रोम में जो है ना बेसिकली हमारे पास सीलिया एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग एक काज हो सकती है जिसके अंदर जो सीलिया है वो प्रॉपरली मूव नहीं करते, ठीक है। कार्टिगनर सिंड्रोम में एब्सेंट होती है, लेकिन स्मोकिंग जो काज होती है उसके अंदर जो सीलिया होते हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा किसी किस्म का ट्यूमर बन सकता है हमारे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, फॉरेन बॉडी कोई भी है वो वहाँ पे आ सकती है। इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से नेक्रोटाइजिंग हो सकती है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एस्पेरजिलस। और इसके अलावा जो है हमने बात की कि सिम्टम्स के बारे में, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ हमारे पास आएगा, पेशेंट कफ के साथ आएगा, हाइपोक्सीमिया के साथ कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएगा। इसके अलावा कोर पल्मोनेल हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि लंग्स जो है प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है। अमाइलोइडोसिस हो सकती है सेकेंडरी इस वजह से हो सकती है क्योंकि ब्रोंकोचिएक्टेसिस की वजह से हमारे पास अमाइलोइडोसिस हो रही है। तो ये है हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक। तो होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर कोई सिम्टम आती है तो वो आपको COPD की सिम्टम देगा इसके साथ, और पूछेगा कि हाँ भाई आपका डायग्नोसिस क्या है, तो आपने ईजिली उसको डायग्नोज कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।